हेलो बच्चों, नमस्कार। आज बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के पेपर सेकंड यानी दूसरे प्रश्न पत्र से संबंधित आज आपको हिंदी एकांकी के उद्भव और विकास से संबंधित ई कंटेंट व्याख्यान में पूरा एकांकी का उद्भव और विकास से संबंधित अध्ययन करवाया जाएगा। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि यह जो विषय है या जिस टॉपिक को आज हमने लिया है वह काफ़ी विस्तृत है और परीक्षा में उसके कई अलग अलग भागों से संबंधित टिप्पणी भी आती है, अथवा जो बहुत प्रमुख एकांकीकार हैं उनसे संबंधित उनका नाम दे करके उनसे संबंधित टिप्पणी भी पूछी जाती है। तो इस पूरे लंबे विस्तृत जो अध्याय को हम एक भाग में सीमित नहीं रख सकते। इसके पहले भाग में आज हम जितना यथासंभव अध्ययन करवाया जा सकता है वह करवाया जाएगा। सबसे पहले तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि हिंदी एकांकी के उद्भव और विकास का जो वर्तमान स्वरूप आपको देखने को मिलता है, अथवा हम यूँ कहें कि वर्तमान स्वरूप में आज की जो हिंदी एकांकी हमें देखने को मिलती है, उसे देखकर कई विद्वानों ने हिंदी एकांकी का जो रूप है वह पूरी तरीके से पाश्चात्य जगत की देन मान लिया है। इस प्रकार के जो विद्वान हैं, यानी इस विचार को जो मानने वाले विद्वान हैं, उनमें प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त, डॉक्टर MP खत्री, प्रोफेसर अमरनाथ गुप्त आदि विशेष हैं जो इसे पाश्चात्य साहित्य की देन मानते हैं। किंतु यह धारणा बिल्कुल एकांकी है, यानी एक अपनी अलग ही मान्यता रखती है। यदि हम पूरा एकांकी का दृष्टिकोण देखें हिंदी साहित्य में, तो प्राचीन काल में संस्कृत एवं प्राकृत साहित्य में जितने भी हमें तत्व मिलते हैं साहित्य संबंधित, उसमें यदि हम बारीकी से उनका अध्ययन करें तो स्पष्ट रूप से हमें एकांकी लेखन का आरंभ वहाँ दिखाई देता है। पहले हम हिंदी में जो एकांकी लेखन का आरंभ है, जिसका विकास वास्तविक रूप में भारत हिंदू युग से शुरू हुआ था, उससे पहले हम इस अध्याय को पहले यहाँ समाप्त करना चाहेंगे कि हिंदी एकांकी से उद्भव से पूर्व क्या भारत में एकांकी का प्रचलन था, या हम दूसरे शब्दों में स्पष्ट रूप से ये कहें कि एकांकी का जो उद्भव है वह हिंदी से पूर्व क्या संस्कृत प्राकृत साहित्य में उपलब्ध होता है, तो निश्चित रूप से इसका उत्तर हाँ में ही जाएगा। हिंदी एकांकी का यह जो वर्तमान रूप है, यदि हम प्राचीन भारतीय साहित्य को देखें तो हमें ऐसे बहुत से संस्कृत में तत्व मिल जाएंगे जो एकांकी के ही रूप माने जा सकते हैं। उदाहरण के रूप में हम व्यायोग, प्रहसन, वीथी, भाण, नाटिका, गोष्ठी आदि ये जितने भी हमें साहित्य के विविध भेद मिलते हैं, एक प्रकार से ये नाटक के विविध भेद हम उसको कह सकते हैं। किंतु इस नाटक के विविध भेदों में हम एकांकी के ही तत्वों को देख सकते हैं। किसी में एक अंग है, किसी में एक पात्र की प्रधानता है, तो किसी में अलग अलग तत्वों की प्रधानता है। यद्यपि इस विषय पर मैं पूर्व में आपको एक व्याख्यान में बता चुका हूँ, किंतु अलग से कभी बाद में इसका विस्तृत अध्ययन भी आपको करवाया जाएगा कि ये प्रहसन, वीथी, भाण, नाटिका, गोष्ठी, व्यायोग ये क्या हैं इनसे संबंधित। लेकिन अभी जो हम हिंदी एकांकी की विकास यात्रा को शुरू कर रहे हैं, उसमें आपको उदाहरण एक संकेत भर देकर आपको यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि प्राचीन भारतीय साहित्य में एकांकी के मिलते जुलते रूप हमें नाटक में मिल जाते हैं। इसलिए एकांकी को पाश्चात्य जगत की देन मानना सरासर प्राचीन भारतीय साहित्य के साथ अन्याय होगा। अब मैं बहुत संक्षेप में आपको
संस्कृत एवं प्राकृत में एक दो उदाहरण देकर भी आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि किस तरह से संस्कृत एवं प्राकृत में एकांकी के हमें उदाहरण मिलते हैं। जैसे विश्वनाथ का सौगंधीकरण, धनंजय विजय, कंचन, पंडित का भीम विक्रम आदि ऐसे तत्व हैं या ऐसे हम विधाएं हैं नाटक की जिसे हम व्यायोग, प्रहसन और भाण कह सकते हैं। प्रहसन की कोटि में यदि देखें तो कंदर्प केली और धूर्त समागम, धूर्त वाटिका ये पूरी तरीके से प्रहसन के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं संस्कृत साहित्य में नाटक के अंतर्गत। यदि हम भाण की कोटि में रामचंद्र दीक्षित का श्रृंगार तिलक देखें या वामन भट्ट का श्रृंगार भूषण देखें तो यह भी हमें स्पष्ट हो जाता है कि यह भाण की कोटि में आते हैं। जो पूर्व में मैंने आपको बताए थे विश्वनाथ का सौगंधीकरण या धनंजय विजय, कंचन, पंडित का भीम, ये सभी व्यायायोग के अंतर्गत आते हैं। तो मेरे कहने का आशय यह है कि भारत में एकांकी का एक सुदीर्घ, एक लंबी परंपरा हम संस्कृत साहित्य में नाटकों के अंतर्गत देखने को मिल जाती है। हाँ, यह जरूर है कि यह सब अपने अलग अलग रूपों में हैं, इसलिए चाहे वो एक अंक में हो, चाहे वह भले एक पात्र में हो या किसी अन्य रूप में, लेकिन हम उन्हें प्राचीन ढंग के एकांकी निश्चित रूप से मान सकते हैं। इसलिए यदि सरसरी तौर पर मैं आपको थोड़ा सा सरलता के दृष्टिकोण से यदि कहूँ कि एक बार आप मान लीजिए कि गद्य और पद्य की विधा को थोड़ा भूल जाएं, अंतर को भूल जाएं, तो तुलसी का जो रामचरितमानस है, केशव की जो रामचंद्रिका है या नरोत्तम दास का जो सुदामा चरित्र है, उसमें कई ऐसे आपको दृश्य मिल जाएंगे, यदि आप उनको अलग निकाल लें तो वे एकांकी का ही रूप धारण करते हुए हमारे सामने उपस्थित होते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे तुलसी के परशुराम लक्ष्मण संवाद को लें, कैकेयी मंथरा संवाद को लें, अंगद संवाद को लें, या केशव के रावण बाणासुर संवाद को लें, रावण अंगद संवाद को लें, या नरोत्तम दास के सुदामा चरित्र में पति पत्नी संवाद को लें, तो इन सब में यदि इनका अलग से इनको आप निकाल दें तो आपको निश्चित रूप से एक स्वतंत्र रूप से एकांकी का ही आभास होगा। क्योंकि जो एकांकी नाटकों की जो विशेषता है मैंने पूर्व में आपको स्पष्ट कर दी थी कि क्या होती है, उसमें विशेष रूप से उसमें नाटकीयता, तीव्रता, मार्मिकता या व्यंग्यात्मकता होनी चाहिए। ये सभी तत्व जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिए हैं वो मिल जाते हैं इन सभी में। तो यदि ये कहें कि पूरी तरीके से हिंदी की एकांकी भारतीय पाश्चात्य जगत से प्रारंभ होकर आधुनिक स्वरूप में हमारे सामने उपस्थित हुई, यह कहना बिल्कुल तर्कयुक्त और युक्तियुक्त जान पड़ता है। अब यदि हम हिंदी एकांकी की चर्चा करें तो हिंदी साहित्य में एकांकी लेखन का आरंभ जो आधुनिक युग से होता है, यानी हम इसे कह सकते हैं एक प्रकार से स्पष्ट रूप से कि हिंदी में एकांकी लेखन का आरंभ वास्तव में भारतेंदु युग से ही होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्य की सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई थी और उसमें एकांकी भी अछूती नहीं रही थी। हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो विभिन्न नाटक हैं उन्हें हम एकांकी नाटक के रूप में उनकी संज्ञा दे सकते हैं। जैसे उन्होंने धनंजय विजय, जो एक उनका व्यायोग अनुदित नाटक है, प्रेम योगिनी, पाखंड विडंबना और अंधेर नगरी, विशस्य विस्मोसदम, वेदिकी हिंसा हिंसा न भावती, ये सभी उनके प्रहसन, भाण, व्यायोग आदि के रूप में हमारे सामने नजर आते हैं। उन्होंने संस्कृत साहित्य से ही इस प्रेरणा को ग्रहण करते हुए उन्होंने इस प्रकार के एकांकी नाटकों की रचना की थी। जब मैं इस एकांकी नाटक शब्द का प्रयोग करता हूं तो इसका तात्पर्य यह है कि स्पष्ट रूप से ये एकांकी हैं जिनमें प्राचीन ढंग के एकांकियों के लक्षणों का निर्वाह पूरी तरीके से किया गया है। अपने इन एकांकियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक तरफ तो एकांकी कला का विकास किया, तो दूसरी तरफ जो उस तत्कालीन जनता थी, जो उसकी समस्याएं थी, उस और भी एकांकी के माध्यम से लोगों का ध्यान आकर्षित
किया। उनके जितने भी हम प्रहसन, भाण आदि या एकांकी नाटक देखते हैं उसमें विभिन्न रूढ़ियों, रीति रिवाजों, सामाजिक एवं राष्ट्रीय बुराइयों पर बहुत तीखा व्यंग्य दिखाई देता है। एक जगह पर विदेशी सरकार की उन्होंने विशेष्य विस्मोस्तम नाटक, एकांकी नाटक में वे लिखते हैं, मैं उसका एक अंश आपको सुना रहा हूँ। धन्य है ईश्वर, सन 1599 में जो लोग सौदागरी करने आए थे वे आज स्वतंत्र राजाओं को यूं दूध की मक्खी बना देते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक मील के स्तंभ के रूप में हमारे सामने दिखाई देते हैं, जिन्होंने लगभग साहित्य की, मैंने पहले पूर्व में कहा कि सभी विधाओं पर लेखनी चला करके इन्होंने आधुनिक ढंग से एक प्रकार से गद्य का आविष्कार, गद्य की विविध विधाओं का आविष्कार किया और दूसरे जो लेखक थे उनको उन्होंने प्रेरणा देते हुए उनसे भी कई एकांकी नाटक आदि लिखवाए थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग में भारतेंदु के अलावा अनेक हमें रूपक और प्रहसन आदि देखने को मिल जाते हैं। संक्षेप में मैं उनके नाम और उनके लेखकों के नाम मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, जिसमें राधाचंद्र गोस्वामी का तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, देवकी नंदन त्रिपाठी का कलियुगी जनेऊ, बालकृष्ण भट्ट का शिक्षादान, राधा कृष्ण दास का दुखिनी वाला और कार्तिक प्रसाद का रेल का विकट खेल, जी.एल. उपाध्याय का वेदी की मिथ्या न भवती, रतन चंद्र का हिंदी उर्दू नाटक और किशोरी लाल गोस्वामी का चौपट चपेट। इन सभी में एकांकी के पूरे तत्व का प्रयोग करते हुए एक निर्माण किया गया एकांकी का। हालांकि पूरी तरीके से हम इनको कई विद्वानों ने नाटकों की भी संज्ञा दी है, परंतु ये जो उपयुक्त उदाहरण मैंने आपको बताए हैं ये नाटक के अंतर्गत होते हुए भी हम इन्हें एकांकी नाटकों की श्रेणी में मानते हैं अधिकांश विद्वान, क्योंकि इसके जो लक्षण और शैली हैं वह पूरी तरीके से नाटक के न होकर एकांकी के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो यह जो अध्याय है जिसमें हिंदी एकांकी का जो आरंभ है, जो भारतेंदु युग से शुरू होता है, भारतेंदु और उसकी मंडली के लेखकों के द्वारा उस युग में जितने भी हिंदी एकांकी लिखी गई उसका विवेचन एक सार रूप में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब दूसरे अध्याय के रूप में हम शुरू करते हैं हिंदी एकांकी के उद्भव में द्विवेदी युग। द्विवेदी युग से संबंधित आप सभी परिचित हैं कि यह नाम आप जानते होंगे कि किसके नाम पर पड़ा होगा। यह नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर दिखाई देता है। द्विवेदी युग में हिंदी एकांकी का भी प्रभाव पूरी तरीके से हमारे सामने आता है। यद्यपि मूल आत्मा हम कह सकते हैं कि द्विवेदी युग में भी भारतेंदु युग के अनुरूप ही रही, फिर भी इस युग की सबसे बड़ी देन है कि इसके कथानक में उन्होंने बहुत कुछ अंतर उपस्थित कर दिया। एक स्पष्ट रूप से एकांकी का जो कथानक होना चाहिए वह द्विवेदी युग में हमारे सामने नजर आने लगता है। इस प्रकार की जो एकांकी है लिखने वाले, उनमें मंगल प्रसाद की एकांकी शेर सिंह और ब्रजलाल शास्त्री की एकांकी भारती, सरयू प्रसाद मिश्र की एकांकी भयंकर भूत और बद्रीनाथ भट्ट, पांडेय बेचैन शर्मा उग्र के द्वारा भी अनेक एकांकियां लिखी गई जिनका विषय समाज सुधार एवं राष्ट्र की उन्नति रहा था। इस प्रकार इस युग की एकांकियों को विषय वस्तु की दृष्टिकोण से देखें तो इसमें हम सामाजिक, राष्ट्रीय, ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक, व्यंग्यात्मक आदि एकांकी के कई रूप हमें नजर आते हैं। और इस युग में एक अंतर जो भारतेंदु युग से हम दिखाई देता वह है उसके शिल्प का भी अंतर। भारतेंदु युग में एकांकी में शिल्प का उतना विकसित रूप नजर नहीं आता जितना द्विवेदी युग में हमें नजर आता है। एकांकियों का शिल्प का पूर्ण विकास हम कह सकते हैं द्विवेदी युग में दृष्टिगोचर होता है। वह बराबर आगे चलता रहा। इस मामले में द्विवेदी युग की एक बहुत बड़ी देन मानी जा सकती है। एक
संदर्भ मैंने आपको एक विद्वान का नाम बताया था, सरयू प्रसाद मिश्र। आपको मैं यह स्पष्ट कर दूं कि जो मैंने पूर्व में आपको बताया था कि पश्चिमी जो देन मानते हैं, हिंदी एकांकिका पूर्ण रूप से जो देन है वह पश्चिमी जगत की देन मानते हैं। सरल शब्दों में कहूँ तो हिंदी में एकांकिका उद्भव जिस रूप और जिस शैली में हुआ है ना, उसका विकास सामान्यतः जो पश्चिमी देशों से मानते हैं विद्वान, उनमें मैंने आपको पहले जिक्र किया प्रकाश चंद्र गुप्त, MP खत्री और अमरनाथ गुप्त का। उसी तरीके से जो विद्वान हिंदी के दृष्टिकोण से या स्पष्ट शब्दों में ये कहें कि जो हिंदी एकांकी का रूप है वह प्राचीन काल में संस्कृत और प्राकृत साहित्य में उपलब्ध होता है, यानी स्पष्ट रूप से वह भारतीय साहित्य की देन है हिंदी एकांकी। तो इस प्रकार के विचार को मानने वाले जो विद्वान हैं उनमें डॉक्टर सरनाम सिंह, प्रोफेसर ललित प्रसाद व सद्गुरु शरण अवस्थी व सरयू प्रसाद मिश्र हैं। तो आज के अध्याय में मैंने आपको हिंदी एकांकी का उद्भव, स्रोत के बारे में जानकारी और जिसका हमने संस्कृत प्राकृत से उदाहरण देते हुए बाद में आधुनिक युग में हिंदी एकांकी का आरंभ भारतीय हिंदू युग से प्रारंभ होकर जो द्विवेदी युग में एक विकसित होता हुआ हमारे सामने नजर होता है, इससे संबंधित व्याख्यान मैंने आपको आयोजित किया है। दूसरे व्याख्यान में हम इसके पश्चात जो हिंदी एकांकी का विकास हुआ है उससे संबंधित चर्चा करेंगे। धन्यवाद।